प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे फिजिक्स के जिज्ञासुओं, लेट अस हैव क्यूरोसिटी अबाउट फिजिक्स। न्यूक्लियस का साइज हम लोग पता करते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस, देखो हम जानते हैं ना कि जो मास डेंसिटी होती है वो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूक्लियर के डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है इसको एक हम स्फेरिकल शेप का छोटा सा पार्टिकल मानते हैं। तो मान लो कि जो न्यूक्लियस है उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये स्फीयर शेप का है ना, छोटा सा गोला है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के बदले हम लोग ये लिखेंगे 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की पावर क्यूब। ठीक है, अब मास ऑफ न्यूक्लियस का सवाल रहा, तो न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, वो संख्या कितनी होती है, ए के बराबर होती है। और मास ऑफ प्रोटॉन इज लाइकली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आप प्रोटॉन का मास ले लो चाहे न्यूट्रॉन का मास ले लो, तो हम यहां पर प्रोटॉन का मास चूज कर लेते हैं। तो इन सभी न्यूक्लियॉन्स का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन का मास ले लो और मल्टीप्लाइड बाय आप ए करोगे ना, तो टोटल जो न्यूक्लियस का मास है वो हमको मिलने वाला है। तो यहां पर हमने मास ऑफ प्रोटॉन लिख लिया, मतलब न्यूक्लियस के एक सदस्य का मास और मल्टीप्लाइड बाय न्यूक्लियस के सदस्यों की संख्या। तो न्यूक्लियस के मेंबर्स की संख्या ए है। अब देखिए, ये जो आर क्यूब है ना, इसको मैं सब्जेक्ट बनाने वाला हूं, इसको मैं यहां पर लेके आ जाऊंगा और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस को नीचे लेके आ जाऊंगा। तो मैं लिख सकता हूं आर क्यूब इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 4/3 पाई डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय ए। अब यहां पर खास बात क्या है, वो ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन ये तो एक फिक्स होता है। मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब यहां से है मास ऑफ एनी न्यूक्लियन, तो ये तो फिक्स है। 4/3 पाई ये तो फिक्स वैल्यू है, और न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो फिक्स वैल्यू है। ठीक है, सभी एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी डेंसिटी फिक्स होती है, और वो जो डेंसिटी है वो ए पर डिपेंड नहीं करती। ये हम 11th में एक न्यूमेरिकल किया था, वहां पर भी हम देख चुके हैं। तो ये जो कांस्टेंट है ना, इसको हम लिख लेते हैं R0। ये मैंने R0 लिख लिया, या आप ऐसा समझ लो कि ये एक कांस्टेंट है। अभी मैं यहां पर R0 नहीं लिखता हूं, ये एक कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि R³ इज प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, जितने मेंबर पार्टिकल की संख्या होगी उतना ही न्यूक्लियस बड़ा होगा और उतना ही न्यूक्लियस का रेडियस ज्यादा होगा। तो मैं इसको ऐसे कंक्लूड कर सकता हूं कि जो R³ है इज प्रोपोर्शनल टू A। यहां पर R क्या है, R है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/3। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाएंगे और इक्वलिटी साइन लगाएंगे। यहां पर लिखेंगे इक्वलिटी साइन रखने के लिए हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। मैंने ये कांस्टेंट R0 ले लिया यहां पर ऐसे। तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा, और यही फॉर्मूला हमने 11th में भी देखा था न्यूमेरिकल में। ठीक है, अनसोल्व न्यूमेरिकल था एनसीईआरटी का। अब देखो, ये जो R0 है ना, इस R0 को हम लोग कहते हैं एम्पेरिकल कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्ली। सभी न्यूक्ली के लिए ये एम्पेरिकल कांस्टेंट होता है, तो आपको इसका नाम भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये
R0 का वैल्यू कितना मिलेगा? तो R0 का वैल्यू हम सभी यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका वैल्यू पुट कर दें, पाई का वैल्यू पुट कर दें, तो हमको R0 का वैल्यू मिलेगा R0 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब ये जानते हो ना कि एक फर्मी को हम कहते हैं 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 मीटर को हम लोग फर्मी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 फर्मी। ठीक है, तो ये R0 का वैल्यू मिला। इस R0 के वैल्यू को आप ध्यान रखना, और इस कांस्टेंट का जो नाम है एम्पेरिकल कांस्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो हमको फॉर्मूला मिला ना, इस फॉर्मूले से अगर हमको डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पता करना है तो वो भी हम पता कर सकते हैं, अगर R का वैल्यू हमें पता हो तो। ठीक है, अच्छा, वैसे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हमको जो मिलता है वो 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो मास नंबर मतलब ए पर डिपेंड नहीं करती। मतलब न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो न्यूक्लियॉन्स की संख्या पर, मेंबर पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस की संख्या पर डिपेंड नहीं करती। जो अर्थ की डेंसिटी होती है वो लगभग 10⁴ kg पर मीटर क्यूब होती है। मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है ना, वो अर्थ के मुकाबले, अर्थ की डेंसिटी के मुकाबले 10⁻13 टाइम्स ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो पूरे के पूरे न्यूक्लियस में सभी जगह पर, न्यूक्लियस जितना रीजन कवर करता है उस पूरे वॉल्यूम में, थ्रू आउट दैट वॉल्यूम कवर्ड बाय न्यूक्लियस, उतने वॉल्यूम में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी न्यूक्लियस के सेंटर पर मैक्सिमम होती है, और न्यूक्लियस के जो आउटर रीजन है, मतलब कि न्यूक्लियस में जब हम रेडियली आउटवर्ड जाते हैं, तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस में सेंटर से दूर जाओगे ना, वैसे वैसे न्यूक्लियस की डेंसिटी घटती जाएगी और आउटवर्ड न्यूक्लियस की डेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मास एनर्जी इक्वेशन के बारे में। बच्चों, इस इक्वेशन को पहचानते हो ना, E = mc², यहां पर E टोटल। ठीक है, ये क्या है, ये मैंने लिखा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी = mc²। अब देखो, ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? ये एनर्जी होती है m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये किसके बारे में बात हो रहा है? ये जो m0 लिखा है ना, ये m0 का मतलब है रेस्ट मास, वो मास जो कि रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, तो जो रेस्ट मास की एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल है ना, और ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है ये। तो जो ये टोटल एनर्जी है ना, ये टोटल एनर्जी एक तो मास जो कि एनर्जी के इक्विवेलेंट है उसके बराबर है, प्लस उस मास का जो काइनेटिक एनर्जी उसके बराबर है। इसको आप ऐसे समझो, देखो मेरे पास में एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास m है, तो ये जो मास है ना, ये पार्टिकल का जो मास है, इसको मैं अभी रेस्ट मास का नाम दे देता हूं। ठीक है, अच्छा, ये जो पार्टिकल का रेस्ट मास है ना, अगर ये पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, तो इसका जो इस पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्विवेलेंट नहीं है, तो इस पार्टिकल का जो मास है, मतलब चलते हुए पार्टिकल का मास है ना, वो रेस्ट मास के लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको नाम रख दिया कि ये रेस्ट मास है। तो पार्टिकल का मास जो कि एक एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, इसका नाम रख दिया मैंने E1, प्लस ये चल रहा है इसीलिए इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है ना, अब ये E1 किसके बराबर है?
ये mc², यहां पर मैं रेस्ट मास को m0 लिखे देता हूं मैं, इसके बराबर है। तो जो ये टोटल एनर्जी हुई, ये टोटल एनर्जी वो m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। किसकी काइनेटिक एनर्जी? इसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। किसका ये इक्विवेलेंट एनर्जी? इसी पार्टिकल के मास की इक्विवेलेंट एनर्जी, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को अब ध्यान से देखो, ये इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो अब मैं यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी अगर पता करना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी मुझे कितनी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मुझे मिलेगी mc², इसको यहां पर भेज दो, माइनस m0c², ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m माइनस m0c² को कॉमन ले लो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा mc²। ये फॉर्मूला, ये रिलेशन तो आप जानते ही हो, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये क्या है? डेल्टा एम। डेल्टा एम है चेंज इन मास ऑफ पार्टिकल। अच्छा, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगली चर्चा हम लोग करने वाले हैं मास डिफेक्ट की। अब बच्चों इमेजिन करो कि हमारे पास में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं और बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। ये सारे के सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब मैं इकट्ठा करता हूं तो वे बन जाते हैं एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो सारे के सारे जो ये न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब मेंबर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस हैं। तो जब मैं इन सभी मेंबर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियॉन्स को स्वतंत्र कर दूं, ये नेचर में ऐसा सोच लूं कि ये नेचर में अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर के, है ना, दूर दूर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब मैं इनका टोटल मास करूंगा, मान लो कि मेरे पास में 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। इन 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन का अगर मैं इंडिविजुअल मान करके कि ये सभी इंडिविजुअली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा मान करके सबका अलग अलग मास लेकर के सबको इकट्ठा करूंगा, टोटल कैलकुलेट करूंगा, तो वो मास मुझे कुछ और मिलेगा। किसके कंपैरिजन में? जब मैं 10 के 10, मतलब जो ये टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो मैंने इमेजिन कर रखे हैं, इन सबको मैं इकट्ठा कर दूंगा और इकट्ठा करने के बाद में इनका एक पूरा न्यूक्लियस बन जाएगा। तो इस न्यूक्लियस का जो टोटल मास जब मैं देखूंगा, मतलब पूरे ग्रुप का एक साथ एक जगह पर इनको इकट्ठा करके टोटल मास जब मैं देखूंगा ना, तो वो मास मुझे कम मिलेगा। मतलब ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स का जो मास है, मतलब न्यूक्लियस का जो टोटल मास है, वो मेंबर पार्टिकल के इंडिविजुअल मासेस के एडिशन से कम पड़ता है। तो बाकी का जो मास है वो कहां चला गया? बाकी का जो मास है ना, उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। अब ये मास डिफेक्ट को समझने के लिए ऐसा समझो कि मान लो 2 बच्चे हैं और वो किसी दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए गए हैं, किसी दूसरे स्टेट में दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया उन्होंने। अब वहां पर वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग उस कॉलेज के पास में एक कोई विलेज है, वहां पर वो लोग भाड़े पर कमरा ले लेते हैं, भाड़े पर रूम लेते हैं। तो एक बच्चे ने 100 रुपए पर मंथ भाड़े पर रूम ले लिया और दूसरे बच्चे ने भी 100 रुपए पर मंथ भाड़े पर रूम ले लिया, ठीक है। तो अब इनका जो टोटल खर्चा आ रहा है रहने का, वो कितना आ रहा है? टोटल 200 रुपए। अब ये दोनों बच्चे इकट्ठे होकर आपस में इन्होंने बातचीत करी और इन्होंने ये बोला कि 2 रूम का जो कोई घर है वो इनको भाड़े पर मिल जाएगा 150 रुपए में, रेंट पर मिल जाएगा 150 रुपीज में। तो दोनों ने मिलकर क्या किया कि कोई घर जहां पर 2 कमरे हैं, उसको 2 कमरे एक साथ हैं, उसको भाड़े पे ले लिया। अब उनको इंडिविजुअली कितना खर्चा करना पड़ता है? 75 और टोटल खर्चा होता है 150,
ठीक है, अब वो दोनों बड़े आराम से रह रहे हैं। ठीक, तो यहां पर जो पैसा बचा ना, वो कितना रुपया बचा, 50 रुपीज पर मंथ बच गया। तो एक्चुअली बच्चों के पास में पैसे का अभाव होने के कारण उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे तो खर्चा कम होगा। ठीक इसी तरह से बच्चों, नेचर में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वे सभी एलिमेंट्स लोअर एनर्जी लेवल पर रहना चाहते हैं। मतलब कि वो एग्जिस्ट करना चाहते हैं, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए कम एनर्जी के साथ वो जी सकें, इस तरह से वो नेचर में रहना चाहते हैं। तो ये सभी एलिमेंट्स का एक लक्षण होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है ना। और हम सभी लोग यही प्रयास करते हैं ना कि कम खर्चे में हम एग्जिस्ट करें, कम खर्चे में हमको फैसिलिटी मिले, है ना। ओके, इसीलिए तो हम लोग बार्गेनिंग भी करते हैं कि और कम हो जाए, है ना, कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या करते हैं कई बार कि 4 लोग मिलकर के किसी होलसेल मार्केट से सामान ले लेते हैं और आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो सस्ता पड़ता है ना। तो कम एनर्जी के साथ में हम जी सकें, ये जो मेंटेलिटी है ना, ये साइकोलॉजी है ना, ये सभी एलिमेंट की होती है, नेचर में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट की। तो अगर मान लो कि वो दोनों बच्चे बहुत धनी होते है ना, बहुत रिच होते दोनों बच्चे, तो बच्चे तो मतलब व्यक्ति तो इंडिविजुअल रहना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे कोई डिस्टरबेंस किसी का हो ना, है ना, और कोई मेरी लाइफ में कोई दखल अंदाजी ना करे, कोई मेरे फटे में टांग ना अड़ाए, है ना। तो वो जो पैसे की मजबूरी है, मतलब 50 रुपए का जो उनके पास मजबूरी चलती है, उस मजबूरी के चलते ही वो दोनों साथ में इकट्ठा होकर के रहने लगे, है ना। तो यहां पर देखो बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है, जब ये न्यूक्लियस टूट जाएगा और प्रत्येक जो मास है ना, वो इंडिविजुअल सभी न्यूक्लियंस का, सभी मेंबर पार्टिकल का मास जब इंडिविजुअली नेचर में रहने लग जाएगा, तो उनको है ना टोटल जो मास है, मतलब जो टोटल एनर्जी, मास तो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, ये हम देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो उनको टोटल एनर्जी इंडिविजुअली रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए नेचर में ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन उतनी एनर्जी का अभाव उनके पास होने के कारण ही वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके एक घर लेकर के रहते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी का गैप है, ये जो मास का गैप है, इसको ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट। मैं एक न्यूक्लियस बनाता हूं, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, और मान लो कि इस न्यूक्लियस में 1 2 3 4 प्रोटॉन्स हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर और भी जो मेंबर पार्टिकल न्यूट्रॉन्स 1 2 3 4 4 न्यूट्रॉन्स आर देयर इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब हमको ये पता है कि ये जो टोटल, जब मैं इनका टोटल मास कर दूंगा, ठीक है ना, तो ये इस ग्रुप का, मतलब सभी न्यूट्रॉन्स और सभी प्रोटॉन्स का टोटल मास निकल के आने वाला है। तो यहां पर जो ये टोटल मास निकलेगा, इस मास को मैं लिख देता हूं कि ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने ये न्यूक्लियस का मास ले लिया। अब देखो मुझे क्या इमेजिन करना है, मैंने ये सोचा कि ये सभी जो मेंबर पार्टिकल हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन सभी का मैं स्वतंत्र एग्जिस्टेंस करवा दूं, है ना। ये सभी के सभी इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ऐसा मैं सोच लूं। तो 1 2 3 4 ये प्रोटॉन हो गए, और 1 2 3 4 ये न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका मास प्लस 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 ये न्यूट्रॉन का मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास, इन सभी का जो मास है ना, उसका मैं टोटल की देता हूं। तो वो टोटल क्या है, मास ऑफ ऑल
मेंबर पार्टिकल्स constituent protons plus mass of all constituent न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अब मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हमें टोटल मास मिलेगा, सभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास, जब वो फ्रीली एग्जिस्ट करते थे, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से एग्जिस्ट करते थे नेचर में, ये जो मास है ना, ये मास हमको ज्यादा मिलेगा। किसके मुकाबले? अगर ये सभी आपस में इकट्ठा होकर के, ये 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन आपस में इकट्ठा होकर के एक न्यूक्लियस बना दें, तो उस न्यूक्लियस का जो ये मास होगा उसके मुकाबले ये मास ज्यादा होगा। इस बात को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे। अब बच्चों यहां पर ये देखो कि जब सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठा हो गए और उन्होंने न्यूक्लियस बना लिया, तो कुछ मास यहां पर कम पड़ रहा है। वो मास गया कहां? ठीक है, तो ये जो मास कम पड़ रहा है ना, ये मास को ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट। मान लो कि जो कैपिटल एम है वो न्यूक्लियस का, इस पूरे न्यूक्लियस का मास है। ठीक है, अच्छा, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन के टोटल जो नंबर है वो है Z मल्टीप्लाइड बाय एक प्रोटॉन का मास। ये क्या होगा? ये सभी इस न्यूक्लियस के अंदर रहे हुए सभी प्रोटॉन्स का मास होगा। तो इसको मैंने लिख दिया मास ऑफ Z प्रोटॉन्स। अच्छा, हमको ये पता है कि जो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी होती है, सॉरी न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है A माइनस Z, टोटल मेंबर पार्टिकल्स की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो यहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या तो A माइनस Z है, और एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो मैंने Mn करके लिख दिया। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिला? मास ऑफ A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ मास है जो कम पड़ता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो मास कम पड़ रहा है वो मास मान लो कि डेल्टा M है, प्लस M न्यूक्लियस is equal to mass of all protons plus mass of all neutrons inside nucleus, है ना। इतना मास कम पड़ रहा था ना, तो मैंने ये डेल्टा एम जितना मास जो कम पड़ रहा था वो यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो ये डेल्टा एम किसके बराबर होगा? तो ये डेल्टा एम होगा, ये मास ऑफ न्यूक्लियस को मैं इस साइड लेके जाऊंगा। ठीक है, मास ऑफ ऑल प्रोटॉन कितना होता है? तो वो इतना होता है Z इंटू एम मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स कितना होता है? तो वो होगा A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये मास ऑफ न्यूक्लियस को मैं इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड लेके गया, तो मुझे यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको मैं कैपिटल M बना करके लिख रहा हूं, कैपिटल M। आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है। अब यहां पर ये डेल्टा एम क्या है? ये डेल्टा एम ही है मास डिफेक्ट। ठीक, देखो बच्चों, अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को मेजर करते हैं किलोग्राम, मतलब ऐसे सिस्टम में, तो जो ये मास डिफेक्ट हमें मिलेगा वो मास डिफेक्ट हमें केजी में मिलने वाला है। ठीक है, और अगर हमने मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को मेजर किया हमने AMU यूनिट में, तो हमको जो डेल्टा एम मिलेगा वो भी तो AMU यूनिट में मिलेगा। यहां पर इस केस में जब हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन को केजी में मेजर किया था, तो हमको जो मास डिफेक्ट मिला था वो भी हमको केजी में मिला था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी होती है जो उसके मेंबर पार्टिकल्स को, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखती है आपस में।
ठीक है। तो अभी अभी बच्चों जो हमने एग्जाम्पल देखा था, कौन सा, कि दो बच्चे हैं बाहर अपने घर से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में पढ़ने के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ पर वो दोनों मिलकर के एक रेंट पर मकान ले लेते हैं, ठीक है, 150 रुपये वाला। तो कौन सी एनर्जी है जिसने इन दोनों बच्चों को आपस में साथ में रहने के लिए मजबूर कर दिया? तो एक्चुअली कोई यहाँ पर सपोर्टिव एनर्जी नहीं है, मतलब यहाँ पर उनके पास में अच्छा पैसा नहीं है, पैसे का अभाव, लेक ऑफ मनी। कितनी कितनी 50 रुपए जो लेक ऑफ मनी है ना, वही मजबूर कर रही है इन दोनों को कि ये आपस में साथ में रहे। टोटल 50 रुपए की बात कर रहा हूं, मतलब कि दोनों के पास 25-25 रुपया कम पड़ रहे हैं, इसीलिए ये दोनों 100-100 रुपए दे करके अलग अलग कमरे में नहीं रह पाते हैं, अलग अलग रूम, अलग अलग मकान भाड़े पे लेके नहीं रह पाते हैं। इनके पास में प्रत्येक के पास 25 रुपीज़ का लैक होने से, अभाव होने से, कमी होने से ये दोनों आपस में मिलके रह रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है कि जो एनर्जी इनको आपस में बांध के रख रही है। एक्चुअली यहाँ पर लैक ऑफ एनर्जी है, और ये जो लैक ऑफ एनर्जी है वही बांध के रखती है। अब यहाँ पर अभी अभी हमने देखा कि यहाँ तो मास की कमी चल रही है, लैक ऑफ मास है। तो हम ये भी जानते हैं ना, पिछले वीडियोस में देखा ना कि मास वो है, मास जो है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो जितना मास डिफेक्ट है डेल्टा एम, तो डेल्टा एम के इक्विवेलेंट जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी का अभाव है, उतनी एनर्जी कम है, और यही एनर्जी, मतलब यहां पर लैक ऑफ दिस मच ऑफ एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक ऑल दी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लिव टुगेदर इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, मतलब वो जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों जो बच्चे हैं वो 150 रुपए दे करके इकट्ठा होकर के आपस में साथ में रह रहे हैं, ठीक है, आपस में तालमेल बिठा रहे हैं एक मजबूरी में। मजबूरी किसकी? पैसे की कमी की मजबूरी। अब मान लो कि उनके जो घर है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी इनकम अचानक से बढ़ जाए और वो अपने बच्चों को ज़्यादा पैसा भेज सके, इस लायक बन जाए, ठीक है। अब बच्चों के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, तो इन बच्चों को आपस में अलग करने के लिए, इनको ये अलग अलग रह सके, ये लोग इंडिविजुअली रह सके, स्वतंत्र रह सके, इसके लिए अगर मान लो कि इनको पर मंथ दोनों को 25-25 रुपए की, मतलब टोटल 50 रुपए की व्यवस्था हो जाए, कोई दे दे इनको बाहर से, तो ये दोनों अलग अलग रहने लग जाएंगे, है ना। ओके, तो दोनों की प्राइवेसी बनी रहेगी, दोनों अपनी अपनी प्राइवेसी में खुश रहेंगे, ठीक। इसी तरीके से जो ये न्यूक्लियस होता है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जितनी एनर्जी की कमी होती है, ये न्यूक्लियस इसीलिए ही बना है कि सभी मेंबर पार्टिकल्स के पास टोटल मिलाकर के कुछ एनर्जी कम पड़ रही है। तो इतनी एनर्जी अगर बाहर से प्रोवाइड कर दी जाए, मतलब कितनी एनर्जी? डेल्टा एम मास के, मतलब मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी अगर न्यूक्लियस को दे दी जाए, तो वे जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, मेंबर पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस हैं, वे अलग अलग स्वतंत्र रूप से नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का सिंबल हमने दिया है EB, ठीक है। तो अगर मान लो क्या, अभी अभी हमने देखा कि डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट है। तो हमको ये पता है कि मास के बराबर की, मास की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है? E = mc²। अगर मास डेल्टा एम के बराबर हो तो इक्विवेलेंट एनर्जी डेल्टा एम, मास की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है? E = डेल्टा एम इंटू c², ठीक है। तो इस एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं, मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मतलब EB = डेल्टा एम इंटू c²। अब ये जो डेल्टा एम है, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, सभी मास ऑफ प्रोटॉन्स इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू
c²। आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखनी होगी। अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपने ये जो मास डिफेक्ट है ये आपने अगर केजी में मेजर किया, मतलब ऐसे सिस्टम में मेजर किया, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी, यहाँ पर c का जो वैल्यू है ना वो मीटर पर सेकेंड में मेजर करना है। c क्या है? स्पेस में लाइट की स्पीड, मीटर पर सेकेंड में। तो अगर ये आपने लाइट की स्पीड और मास डिफेक्ट को केजी में, मतलब ऐसे सिस्टम में मेजर किया, तो आपको जो ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी, ईबी मिलेगी, वो आपको जूल में मिलेगी। दूसरी बात यह है कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि 1 AMU मास वो इक्विवेलेंट होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी के। तो ये इक्वेशन तो आपको ध्यान में होगी ना। तो अगर मान लो कि यहां पर हमने मास डिफेक्ट मेजर किया, मास डिफेक्ट डेल्टा एम को मेजर किया इस बार AMU में, तो ऐसे केस में डेल्टा एम जितना मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, तो एक AMU मास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो डेल्टा एम AMU मास वो इक्विवेलेंट है 931 इंटू डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिखेंगे। तो अगर हमने डेल्टा एम को मेजर किया AMU में, तो जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बनेगी वो बनेगी डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आपको ये दोनों इक्वेशंस मेरी द्वारा बताई हुई कंडीशंस के साथ में ये ध्यान में रखनी है। ठीक। और ये भी तो ध्यान में ही है ना आपके कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, भूलना नहीं। तो यहां पर अगर आप इतनी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर की एनर्जी अगर आप किसी न्यूक्लियस को दे देते हो, इतनी एनर्जी अगर आपने सप्लाई कर दी इस न्यूक्लियस को, तो ये जो मेंबर पार्टिकल्स हैं, ये मेंबर पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने लग जाएंगे। अब हम फिर से आते हैं, उन्हीं दो बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो दोनों बच्चे हैं वो साथ साथ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इनके पास में टोटल 50 रुपया कम पड़ता है। तो 50 रुपया ही जिम्मेवार है इन दोनों को एक साथ एक घर में रहने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 50 रुपया। टोटल बाइंडिंग एनर्जी 50 रुपया है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में बात करें तो उनके पास में कितना कितना पैसा कम पड़ता है? तो उनके पास में 25-25 रुपया कम पड़ता है। तो ये 25-25 रुपया कैसे निकाल लिया? एक्चुअली हमने किया टोटल बाइंडिंग एनर्जी 50 रुपया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर पार्टिकल। दो बच्चे हैं ना, दो सदस्यों की संख्या है ना, तो डिवाइड बाय 2, तो कितना हुआ? 25। ठीक इसी तरीके से मास डिफेक्ट के बराबर की जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी तो हमने टोटल सभी न्यूक्लियॉन्स के लिए पता कर ली। अब एक न्यूक्लियॉन के लिए, एक मेंबर पार्टिकल के लिए ये बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? तो ये कैसे पता करेंगे? टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब मेंबर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। तो ऐसे पता कर लेंगे। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसका सिंबल दिया है हमने EBN। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ऐसे। ठीक है। तो ये किसके बराबर होती है? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन्स की संख्या न्यूक्लियस के अंदर कितनी है? A है। अच्छा, अब देखो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो EB है ना, EB की हम दो वैल्यूज लिखते हैं। अगर मान लो कि हमने मास डिफेक्ट को मेजर किया केजी में, तो हम लोग EB की वैल्यू लिखते हैं
डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। दूसरा, अगर हमने मास को मतलब मास डिफेक्ट को मेजर किया ए एम यू में, तो हम लोग ईबी बाइंडिंग एनर्जी को लिखते हैं डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो अब यहां पर आते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN इज इक्वल टू, अब ये जो EB है ना, उसका वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए, तो आप लिख सकते हो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए। दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास में है, EBN इज इक्वल टू, अगर हमने मास को मेजर किया, डेल्टा एम को, मास डिफेक्ट को मेजर किया AMU में, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको EB का वैल्यू लिखना है, EB का वैल्यू लिखो डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय ए। तो बच्चों यहां पर ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये और ये। न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के प्रोपोर्शन में होती है। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको EBN भी लिखते हैं, ये हमने पहले ही बात कर ली है। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, उतनी ही न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये होता है कि वो जो दो एग्जाम्पल देखे थे ना, वो जो एग्जाम्पल देखा था ना जिसमें वो दो बच्चे थे, उन बच्चों के पास में जितना ज्यादा पैसे का अभाव होगा, जितना ज्यादा पैसे की कमी होगी ना, उतना ही वो एक दूसरे के साथ ज्यादा समय तक रहेंगे, एक दूसरे के साथ ज्यादा रहेंगे। मतलब उन दोनों बच्चों का एक घर में रहने की इस व्यवस्था को अगर आप तोड़ देना चाहते हो, तो आपको ज्यादा पैसा उन्हें देना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी, बाहर से पैसा ज्यादा उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में पैसों का अभाव टोटल अब 50 से और भी ज्यादा हो चुका है। मतलब कि इंडिविजुअल जो पैसों का अभाव है वो 25 से भी और ज्यादा अभाव हो चुका है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि ये जो जितने भी मेंबर पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के, न्यूक्लियंस के पास में जितना एनर्जी का अभाव होगा, उतना ही वे एक दूसरे से इकट्ठा होकर के न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा रहेंगे। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी जितना ही वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहने की मानसिकता के साथ रह रहे हैं। अब हम एक ग्राफ देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ए। इस ग्राफ को आप देखिए, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, तो यहां पर अगर मास नंबर 3 से कम होता है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो कम होती है, छोटी होती है। इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस छोटे माप का, छोटे साइज का न्यूक्लियस है, उसको हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और वो न्यूक्लियस टूट जाएगा और उसके मेंबर पार्टिकल फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में। अगर मास नंबर 30 से बड़ा है और 62 से छोटा है, तो ऐसे केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये इंक्रीज करता है, ज्यादा होता है। अगर मास नंबर 56 के बराबर है लगभग, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो मैक्सिमम होती है और वो होती है लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आपको 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के वो न्यूक्लियस जिसके अंदर टोटल न्यूक्लियंस की संख्या 56 है वो टूटेगा और सभी मेंबर पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। अगर मास नंबर 62 से बड़ा है, तो ऐसे केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो डिक्रीज कर जाती है। मतलब कम एनर्जी अगर हम सप्लाई करें, कम एनर्जी हम बाहर से दे दें न्यूक्लियस को, तो ऐसे केस में वो न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियंस के मेंबर पार्टिकल 62 से ज्यादा है, तो वो टूट जाएगा, वो मेंबर पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है? तो यहां पर हम क्या देखते हैं
कि जो छोटे माप के, छोटे साइज के न्यूक्लियस हैं और जो बहुत बड़े साइज के न्यूक्लियस हैं, दोनों के केस में बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है। मतलब थोड़ी सी एनर्जी दे देने से छोटे और बड़े दोनों ही न्यूक्लियस आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन जो मीडियम साइज के न्यूक्लियस होते हैं उन्हें हमको बाइंडिंग एनर्जी के बराबर की एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी पड़ती है। मतलब उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है, तो ज्यादा एनर्जी देने से ही वो टूटेंगे, अदरवाइज ये मीडियम साइज के न्यूक्लियस नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन? मीडियम साइज के न्यूक्लियस। अब यहां पर देख लो, यहां पर मैंने मास नंबर लिखा है, तो जिनका मास नंबर कम है, जैसे कि 1H2 या 1H3, ठीक है, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी बाइंडिंग एनर्जी में ही 1H2 का जो न्यूक्लियस है वो टूट जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर आ जाओ, O16, O18, ये थोड़े और बड़े न्यूक्लियस हो गए, इसके मुकाबले थोड़े और बड़े न्यूक्लियस हो गए ना, तो यहां पर हमें इतनी बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के ये O16 टूट जाएगा। अब जैसे यहां पर आ जाओ, 28 निकल 62, यहां पर मेंबर पार्टिकल 62 है, लगभग हम लोग आ गए 56 के आसपास और 62 इस रेंज में आ गए। तो यहां पर है ना बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, ये बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, लगभग 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी जब हम देंगे तब कहीं जाकर के जो निकल का न्यूक्लियस है, निकल 62 का, वो टूटेगा। अब यहां पर जैसे हम लिखते हैं यूरेनियम 238, तो यहां पर जो मास नंबर है ना वो 238 है, मतलब कि 62 से तो बहुत ज्यादा है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी तो कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। इतनी एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर दे देंगे हम तो यूरेनियम पार्टिकल टूट जाएगा। ठीक है, तो हमने एक चीज देखी कि जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है, और जो छोटे और जो बड़े हेवी न्यूक्लियस होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए सूचना, मैंने आपके लिए, आप बच्चों के लिए नोट्स मैन्युफैक्चर किए हैं। तो जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वे इन नोट्स को मंगवा चुके हैं, और जब वे मेरे वीडियो लेक्चर सुनते हैं तो वे उन नोट्स को ओपन करके सुनते हैं और उसके बाद उन नोट्स से पढ़ते हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वे भी नोट्स मंगवा सकते हैं। जो फ़ोन नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज ही करना है। और राइट साइड ऑफ द वीडियो मैंने आपको यहाँ पर कुछ सैंपल भी बता रखा है मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स का, जो कि आप लोगों के लिए हैं। तो आज यहाँ पर फिजिक्स की पंचायत पूरी करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों।